स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम रचना है। मेरे भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरे भैया ने बचपन से लेकर जवान होने तक मुझे बहुत प्यार दिया था। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। भैया मुझसे 7 साल बड़े थे। हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे भैया की शादी करवा दी थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। भैया ने अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ कर लिया था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। धीरे धीरे मैं जवान हो गई और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। मैं आगे और नहीं पढ़ना चाहती थी। भैया की शादी हुई तो मुझे भाभी भी बहुत अच्छी मिली थी। भाभी ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। वह मेरे साथ बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह रहती थी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी, जिसे इतने अच्छे भैया भाभी मिले थे। वरना आज के ज़माने में माता पिता के न होने पर लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। कोई उन लड़कियों को नहीं समझता जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं होता। शायद उनके सगे भाई बहन भी उन्हें नहीं समझते, लेकिन मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं थे, वह बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। अब मैं जवान हो चुकी थी। मैं बेहद खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती के कारण मेरे भैया ने मेरे घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी। वह भाभी से भी कहते थे कि तुम ज्यादातर अर्चना को घर में ही छोड़कर जाया करो। ऐसा वह क्यों करते थे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि भैया को डर रहता था कि उनकी बहन पर कभी किसी की गलत नज़र न पड़ जाए। उनकी बहन की खूबसूरती को किसी की नज़र न लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि उन पर जमाने वालों की नज़र लग जाती है, तो फिर उन लड़कियों की तकदीर बदल कर रह जाती है। मेरे भैया कम उम्र में मेरी शादी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए जवान होने के बावजूद भी मैं उनके लिए उनकी छोटी सी बहन ही थी। वह मुझे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। भाभी मेरी पसंद की हर चीज़ मुझे घर में ही लाकर दे दिया करती थी। मुझे ज़्यादा बाजारों में घूमने की भी परमिशन नहीं दी गई थी। मेरे भैया भाभी ने मेरे लिए पहले ही काफ़ी कुछ किया था, इसलिए उनकी इतनी सी बात को मैं मान ही सकती थी। वैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी था। घर में हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थीं, जिससे मेरा मन लगा रहता था। काफ़ी टाइम हो गया था, मगर भैया भाभी के पास अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपना सारा प्यार मुझ पर ही लुटाया करते थे। हम तीनों के ही पास अलग-अलग मोबाइल्स थे। भैया ने कहा था कि अब वाईफाई आ गया है, इसलिए नेट की कोई दिक्कत नहीं होती। हम भी अपने घर में वाईफाई लगवा लेते हैं। भैया ने वाईफाई कंपनी में फ़ोन करके बोल दिया था कि हमारे घर में वाईफाई का सेटअप लगाना है। इसीलिए कंपनी के कुछ वर्कर्स हमारे घर में वाईफाई लगाने के लिए आ गए थे। आजकल यह चीज़ आम हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए लोग डाटा इस्तेमाल करने के लिए और अपने घर के डाटा की स्पीड को बेहतर बनाने के लिए वाईफाई इस्तेमाल करने लगे हैं। हर घर में वाईफाई मौजूद होने लगा है। यही सब सोचते हुए भैया ने भी हमारे घर में वाईफाई लगवा दिया था। हमारे घर का इंटरनेट अब बहुत अच्छा चल रहा था। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती थी, इसलिए मोबाइल में कभी मूवीज़ देखती रहती, तो कभी सीरियल्स देखती रहती थी। हम 3 लोग थे। घर में ज़्यादा काम भी नहीं था। खाना भाभी खुद अपने हाथों से बनाया करती थी। वह मुझे घर के कामों में ज़्यादा शामिल नहीं होने देती थी। भैया सुबह को ऑफिस के लिए निकलते तो शाम को ही घर वापस आते थे। सारा दिन हम दोनों ननद भाभी ही कमरे में रहते थे। कभी कभी भाभी के मायके वालों का फ़ोन आ जाता, तो वह घंटों घंटों अपने मायके वालों से बात करती थी। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में रहकर अपने मोबाइल में बिजी रहती थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थीं। उनसे भी मेरी फ़ोन पर बातें होती रहती थीं, लेकिन मैं ज़्यादा अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। जब एक दिन वाईफाई की स्पीड अच्छी नहीं आ रही थी और फिर कुछ समय के बाद वाईफाई में रेड लाइट दिखाई देने लगी। हमारे फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा था। भाभी भी परेशान हो गई थी और मैं भी बहुत बोर हो रही थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। न जाने वाईफाई को क्या हो गया था। इसीलिए मैंने अपने मोबाइल से एक कंपनी में शिकायत दर्ज की थी। उन लोगों ने कहा था कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपके वाईफाई की स्पीड ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने शाम के 5 बजे तक का टाइम दिया था।
मगर शाम के 5 बजे भी इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही थी। मैंने दोबारा से कंपनी में कॉल की तो कहा था कि हमारे वर्कर आपके घर वाईफाई की चेकिंग करने के लिए आ जाएंगे। हम इंतजार कर रहे थे कि कब टेक्नीशियन आएगा और वाईफाई ठीक करेगा। शाम का टाइम हो चुका था, मगर वह नहीं आया था। भाभी ने कहा कि उन्हें मार्केट का कुछ काम है, इसलिए वह अपनी छोटी बहन के साथ मार्केट जा रही हैं। मैंने घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था। भाभी मार्केट जा चुकी थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक जवान और हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। यह लड़का कौन था, यह तो मैं नहीं जानती थी, मगर उसके हाथ में कुछ औजार वगैरह थे। मैं उसे अनजान नजरों से देखने लगी। जब उसने मुझे बताया कि वह कंपनी से आया है हमारा वाईफाई देखने के लिए, उसकी बात सुनकर मैंने उसे घर में आने के लिए कहा था और जिस जगह वाईफाई लगा हुआ था वहां उसे ले गई थी। वह वाईफाई ठीक कर रहा था, मगर न जाने क्यों उसकी नजरें मुझ पर थीं। मैं बेहद खूबसूरत थी। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि जो इंसान मुझे पहली बार देखता था वह देखता ही रह जाता था। आज तक मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी। वह लड़का भी देखने में बहुत अच्छा था। उसने मुझसे वाईफाई से रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे थे, जिसका मैंने उसे जवाब तो दे दिया था, मगर मैं देख रही थी कि वह चोरी-चोरी मुझे देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि भाभी भी घर पर आ गई थीं और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। वह लड़का भी हमारे घर का वाईफाई ठीक करने के बाद चला गया था। कुछ दिन और गुजरे थे जब फिर से उसकी कॉल आई। उसने वाईफाई की टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में पूछा था कि आपके वाईफाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक चल रहा है ना? जब मैंने उसे बताया था कि जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसने कहा था कि अगर आपके वाईफाई में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, तो आप हमें ज़रूर बताना। हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। उस लड़के की इस तरह की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं और वो हमारे घर पर वाईफाई की सेटिंग ठीक करने के लिए आता जाता रहता था। अब इस तरह मेरी उससे बातचीत शुरू हो गई थी। अब की बार जब वह हमारे घर आया था, तो जाने से पहले दरवाजे पर वह मुझे कागज़ की पर्ची पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लिख कर दे गया था। उस समय मुझे उसकी यह सारी हरकतें बहुत अच्छी लग रही थीं। उसके जाने के 2-3 घंटे के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और मैंने पर्ची से देखकर उसका नंबर डायल किया था। उसे कॉल लगाई तो उसने कॉल रिसीव करते ही कहा था कि मैं तुम्हारी ही कॉल का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। कॉल करने के लिए शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे भी एक ऐसे ही दोस्त की ज़रूरत थी जो मेरे साथ बातचीत कर सके, मेरा अच्छा बुरा मेरे मुंह से सुन सके और कुछ मुझे अपनी भी सुना सके। अकेले लोगों को दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है। मेरी सारी लड़कियां ही दोस्त थीं जो कभी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर नहीं आती थीं। उनके साथ मेरी दोस्ती सिर्फ तब तक ही रही थी जब तक हम लोग कॉलेज में थे। कॉलेज खत्म होने के बाद वह लोग मुझे कभी-कभी कॉल कर लिया करती थीं। उसके अलावा कभी वह मेरे घर नहीं आई थी। मेरी भाभी को भी मेरी फ्रेंड्स के बारे में पता था। इस लड़के ने मुझे अपना नाम जीत बताया था। इसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब धीरे-धीरे हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बहुत सारी बातें करने लगे थे। वो मुझसे कहता था कि यार कभी-कभी मुझे अपने घर बुला लिया करो। मेरी कंपनी में फ़ोन कर दिया करो कि तुम्हारे वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तुम्हारी कंप्लेंट जैसे ही कंपनी में पहुंचेगी, मैं फ़ौरन वहां से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे कंपनी में फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसे भी मेरे घर आ सकते हो। उससे बात करके मेरा अकेलापन दूर हो जाता था। कभी-कभी भाभी नहीं होती, तो वह हमारे घर आ जाया करता था। और अगर भाभी उसके सामने घर पर आ भी जाती, तो हम लोग बहाना बना दिया करते थे कि वह वाईफाई ठीक करने के लिए आया है। इस तरह कभी वह भाभी के शक का निशाना नहीं बना था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। मेरी शादी का तो अभी दूर-दूर तक पता नहीं था। मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती रहती थी, जबकि जीत भी मुझे अपनी हर बात बताया करता था। जीत से दोस्ती करने के बाद मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझ आया था। ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से भी नॉर्मली बात करती थी। जीत से बात करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
क्योंकि वह बहुत ही हंसी मजाक करता था। मेरी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया करता था। वैसे भी चढ़ती जवानी में अगर कोई लड़का आपकी तारीफ करे तो आप खुद को किसी राजकुमारी की तरह समझने लगती हैं। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी हो रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे मैं जीत की मोहब्बत में पागल हो गई थी। हम दोनों को आपस में बात करते हुए 4 साल गुजर गए थे। मेरी उम्र अब 24 साल हो गई थी। भैया भाभी अब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे, मगर मैंने भाभी से बोल दिया था कि भाभी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भाभी कहने लगी कि अब तुम जवान हो गई हो और एक ना एक दिन तुम्हें अपने ससुराल जाना ही है। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो हमें जरूर बताना। दिन के समय भाभी ने मुझे ये बात कही तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि भैया जैसे ही घर आएंगे तो मैं अपने और जीत के बारे में उनको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन जब भैया घर आए तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। भैया ने घर आते ही मुझे गले से लगा लिया था। वह मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर आए थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। भैया को इस तरह खुश देखकर मैं भी खुश हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि भैया किस बात से खुश हैं। जब उन्होंने भाभी को गले लगाते हुए उनसे कहा था कि मुझे मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं भैया की बात सुनकर जैसे कहीं खो सी गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को दबोच लिया। मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे अपने शरीर में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ था, क्योंकि मैं तो जीत से मोहब्बत करती थी। आखिर भैया ने मेरा रिश्ता कहाँ पर तय कर दिया था। उन्हें इतनी जल्दबाजी में फैसला करने की भी क्या जरूरत थी। भैया ने कहा कि एक बिजनेसमैन लड़का है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बिजनेसमैन लड़के का रिश्ता हमारी रचना के लिए आया है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, घर में नहीं बल्कि बहुत बड़े बंगले में रहता है। हमारी रचना वहां पर राजकुमारी बनकर रहेगी। उसे उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरी भाभी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने उनसे कहा कि आखिर ऐसा लड़का आपको कहाँ मिल गया। भैया कहने लगे कि तुम्हें याद है ना, पिछले महीने हम सब लोग मेरे बॉस के यहाँ फंक्शन में गए थे। वहां पर मेरे बॉस के दोस्त आए हुए थे। उन्होंने हमारी रचना को मेरे साथ देख लिया था। आज वह बॉस के ऑफिस में मुझसे पर्सनली बात करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह लड़की जो तुम्हारे साथ थी, क्या वह तुम्हारी बहन थी? तो मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ, वह मेरी बहन थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद आ गई है। मैं उनकी बात सुनकर शौक रह गया। मैंने उनसे कहा कि सर, कहाँ आप और कहाँ हम में और आप में जमीन आसमान का फर्क है। तो वह कहने लगे कि मैं इन बातों को नहीं मानता। बस लड़की अच्छी संस्कारी और घरेलू होनी चाहिए। तुम्हारी बहन को देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारी बहन बहुत संस्कारी और सीधी सादी लड़की है। तभी तो मैंने तुम्हारी बहन को अपने बेटे के लिए पसंद किया है और आज मैं स्पेशली यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आ सकता हूँ। मैंने उनके बेटे को पहले ही देखा हुआ है। वह कई बार हमारे ऑफिस आया है। वह मुझे पहले से ही बहुत पसंद था। मैंने उनसे कहा कि अरे नहीं नहीं सर, यह तो मेरी खुशनसीबी है कि आपने हमें इस काबिल समझा। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी बहन के बारे में अपने घर में सबको बता दिया है। वैसे भी मेरे घर में मेरी मर्जी चलती है। अगर मुझे तुम्हारी बहन पसंद है तो मेरे घर में भी सबको वह पसंद आएगी। बताओ, तुम अपनी बहन की शादी कब करना चाहते हो? क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? उनकी बात सुनकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह मेरी खुशी देखकर मेरा जवाब समझ गए थे। उन्होंने उसी समय ऑफिस में ही मिठाई मंगवा ली थी और मेरा मुंह मीठा करने के बाद कहने लगे कि अब जल्द ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी जाए, क्योंकि मैं अपनी बहू को जल्द से जल्द घर लेकर आना चाहता हूँ। यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भैया ने मुझसे कहा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपनी बहन की मर्जी जानना चाहता हूँ। भैया धीमे धीमे कदमों से चलते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बताओ रचना, तुम इस रिश्ते से राजी हो ना? देखो बेटा, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ।
मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो अपने घर वालों की मर्जी से शादी न करे। तुम बहुत मासूम हो, तभी तो तुम्हारे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है। चालाक लड़कियां तो वह होती हैं जो अपने घर वालों को धोखा देकर लड़कों से फ़ोन पर बातें करती हैं, उनसे मीटिंग करती हैं, प्यार, मोहब्बत की आड़ में उनसे चक्कर चलाती हैं। मगर मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ समझूँ ना। भैया की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे भैया इस रिश्ते से बहुत खुश थे और मैं उनकी खुशी को इस रिश्ते से इनकार करके ख़त्म नहीं करना चाहती थी। आज पहली बार मैंने देखा था उनको इतना खुश हुए, वरना वह अपने काम की वजह से ज़्यादातर उदास ही रहते थे। आखिरकार वह घर में अकेले कमाने वाले जो थे और उनको मेरी शादी की भी टेंशन रहती थी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं इस रिश्ते से इनकार करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैं अपने कमरे में आकर उस दिन बहुत रोई थी। मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें जीत की ढेर सारी कॉल्स और मैसेज थे। वह मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैंने सारी रात उससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि अक्सर मैं और जीत सारी सारी रात फ़ोन पर बातें करते रहते थे। 2 दिन गुजर गए थे, मगर मैंने जीत से कोई बात नहीं की थी। और जीत था कि लगातार मुझे कॉल्स और मैसेज कर रहा था। उसे नहीं पता था कि मुझ पर इस समय क्या बीत रही है। मैं कुछ भी करके जीत से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि अब हम दोनों का अलग होना ही बेहतर था। पूरे 2 दिन तक मैंने जीत की कॉल और मैसेज को इग्नोर किया था, लेकिन फिर शायद वह भी मेरी इस हरकत से बहुत तंग आ गया था। इसीलिए उसने मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे एक बार उससे बात करके उसे सब कुछ बता देना चाहिए। ऐसे तो मैं उसके साथ धोखा कर रही हूँ। मुझे आखिरी बार उससे बात ज़रूर करनी थी, इसलिए मैंने उसे अपने नंबर से कॉल की और उसे सब कुछ बता दिया था कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है। अब हम दोनों को अपनी मोहब्बत को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तुम मुझे भूल जाओ, मेरी शादी होने वाली है। ये बात सुनकर तो जैसे जीत को एक ज़ोरदार झटका लगा था। उसने चौंकते हुए मुझसे कहा था कि यह तुम क्या कह रही हो रचना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना? तो फिर तुम इस शादी के लिए राज़ी कैसे हो गई? मैंने कहा कि देखो जीत, मेरे भैया भाभी ने बचपन से ही मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है। मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। भैया इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मैं उनकी खुशी को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। जहाँ उनकी खुशी है, मैं वहीं शादी करूँगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। मैं यह कहकर कॉल कट करने वाली थी। तभी जीत ने कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम मुझे छोड़कर कभी खुश नहीं रहोगी। तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं मजबूर थी। क्या वो यह बात नहीं जानता था? मैं उससे कितनी मोहब्बत करती थी। अब अगर मेरे सामने मजबूरी आकर खड़ी हो गई थी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे लिए सबसे पहले मेरे भैया की खुशी ज़्यादा अहम थी। भैया भाभी मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मैं उनसे जीत के खातिर बहस नहीं कर सकती थी। मैंने जीत को समझाने की बहुत कोशिश की थी। वह मुझसे नाराज़ था। वह कह रहा था कि अगर तुम कोशिश करो, तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा सकते हैं। प्लीज़, ये शादी मत करो। इस शादी को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज देता हूँ। मैंने जीत से कहा था कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। कहाँ तुम एक 20-25 हज़ार कमाने वाले एक टेक्नीशियन हो और कहाँ वो बिजनेसमैन लड़का जिसके साथ मेरी शादी हो रही है? मेरे भैया कभी भी तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे। उनकी शुरू से ही यही तमन्ना थी कि उनकी बहन की शादी किसी अच्छे और अमीर लड़के के साथ हो। ये बात सुनकर तो जैसे जीत के दिल को ठेस पहुंची थी। उसने मुझसे कहा कि अच्छा, तो तुम मेरी गरीबी का मजाक बना रही हो। तुम्हें अमीर लड़का क्या मिल गया? तुमने डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि मैं गरीब हूँ। तुम एक धोखेबाज लड़की हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। ये कहकर उसने गुस्से में खुद ही कॉल कट कर दी थी। मैं उसे आवाज़ देती रह गई थी कि मेरी बात का वह मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। एक बार मेरी बात तो सुनो। मगर वह मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसको कई बार कॉल करने की कोशिश की, मगर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उस दिन के बाद से उसने कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की।
घर में मेरी शादी की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। भैया मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया था, क्योंकि उनकी हैसियत इतनी ही थी। कुछ उनके पास मेरी शादी के लिए सेविंग्स थीं। वह चाहते थे कि मेरी शादी जैसे परिवार में हो रही है। उन लोगों को ऐसा न लगे कि उनके बेटे की शादी गरीब लड़की के साथ हो रही है। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मुझे दुल्हन बना दिया गया था। मैंने अपनी शादी की न तो कोई तैयारी की थी और न ही मैंने किसी काम में हिस्सा लिया था। जो कुछ भी था वह भैया भाभी ही कर रहे थे। भैया भाभी के सामने मैं ऐसे शो ऑफ करती थी जैसे मुझे इस शादी से बहुत खुशी है। लेकिन बंद कमरे में आकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने जीत के साथ अच्छा नहीं किया। उस बेचारे को मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची थी। उसने मुझे बद्दुआ दी थी और शायद उसकी बद्दुआ मुझे लग भी गई थी। उसने कहा था कि तुम शादी के बाद खुश नहीं रहोगी, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल में गई तो मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ शादी की पहली रात से ही ठीक नहीं था। वह सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया करता था। बाकी उसने पत्नी वाली मुझे कोई खुशी नहीं दी थी। मेरी सास और एक नंद भी थी। उन दोनों का बिहेवियर भी मेरे साथ ठीक नहीं रहता था। अगर मेरे साथ किसी का बिहेवियर ठीक था तो वह मेरे ससुर थे, जो मुझे अपनी पसंद से इस घर की बहू बनाकर लाए थे। यही वजह थी कि मैं अपने पति को पसंद नहीं थी। मेरा पति किसी मॉडर्न लड़की को पसंद करता था, जबकि मेरे ससुर उस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के सख्त खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने मेरे पति की मर्जी के बिना ही उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी, और अब यह सज़ा मैं अपने ससुराल में आने के बाद भुगत रही थी। मेरे पति न तो मुझसे ढंग से बात करते थे और न ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे। शादी के कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे ससुर बीमार रहने लगे थे। वह ज्यादातर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। मैं कभी-कभी अपने ससुर से मिलने के लिए उनके कमरे में चली जाती थी। मेरे ससुर की बीमारी का फायदा उठाते हुए मेरी सास ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बना दिया था। मुझे मेरे भैया भाभी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। मैं अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ मुझे एक पल की भी खुशी नसीब नहीं थी। मैं घर के सारे काम किया करती थी। मेरे पति को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि मैं घर में कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ। वह तो रात को मुझे इस्तेमाल करता और सुबह मुझसे सारे मतलब खत्म कर देता था। मेरी शादी को 4 महीने गुजरे थे कि मैं अपने पति के बच्चे की माँ बन गई थी। घर में सब लोग बहुत खुश हुए थे। मैं भी खुश थी। मैंने सोचा कि बच्चा आने के बाद शायद मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भैया भाभी मुझसे मिलने के लिए कई बार आए थे, मगर मेरी सास मुझे उनसे अकेले में बात करने नहीं देती थी। वह लोग जब भी मुझे मेरे मायके ले जाने को कहते तो मेरी सास साफ साफ इनकार कर दिया करती थी। इस दौरान मैं जीत को पूरी तरह से भूल चुकी थी। मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती थी। हाँ, अगर कभी-कभी मैं अपनी किस्मत को रोने बैठ जाती तो यह ज़रूर सोच लिया करती थी कि मुझे जीत की ही तो बद्दुआ लगी हुई है। अगर वह मुझे खुश रहने की दुआ देता तो शायद आज मैं अपनी ससुराल में खुश रह रही होती। लेकिन मुझे भगवान से पूरी उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा। मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ होंगी। मेरी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हुए तो मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म पर मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत खुश थे। मेरा पति भी बहुत खुश हुआ था। मैं इस बात से बेफिक्र थी कि अगर मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ? उसे अपनी औलाद से तो प्यार है। धीरे-धीरे मेरी बेटी 2 महीने की हो गई थी। उसके आने से मेरे ससुर भी काफ़ी हद तक ठीक रहने लगे थे। मेरी सास और नंद अब मुझे बहुत परेशान करती थीं। हमेशा मेरी सास मुझे गरीब होने के ताने देती रहती थी। नंद थी कि मुझे कभी अपनी भाभी मानती ही नहीं थी। अब मैं इन लोगों से बहुत तंग रहने लगी थी। यह लोग मेरे साथ जो करते थे, मैं उसे खामोशी से बर्दाश्त करती रहती थी। इतने बड़े बंगले का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। मेरी सास और नंद तो अपने-अपने कमरे में जाकर आराम करती थीं। मुझे अपनी बेटी को भी संभालना होता था। मेरी बेटी जब 7 महीने की हुई, तो मेरे पति की एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई। मुझे अपने पति की मौत का कोई सदमा नहीं हुआ था,
क्योंकि उसने मुझे कभी पति जैसा सुख दिया ही नहीं था। हाँ, बस मुझे उसकी मौत का अफसोस था, क्योंकि वह मेरी बेटी का पिता था और मेरा पति था। फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ही सही, मैं विधवा हो चुकी थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरे ससुर पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। आखिरकार मेरा पति उनका इकलौता बेटा था, लेकिन मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास अब मुझ पर पहले से भी ज्यादा जुल्म करने लगी थी। मेरी बेटी अभी छोटी थी। उन्होंने मुझे घर के इतने ढेर सारे काम दिए हुए थे कि मैं थक कर रह जाती थी। मेरी सास मुझे मेरे पति की विधवा बनाकर ही इस घर में रखती थी। उनका कहना था कि तुझे सजने संवरने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुझे देखकर लगना चाहिए कि तू मेरे बेटे की विधवा है। जैसा वे कहती थीं, मैं वैसा ही किया करती थी। एक दिन गार्ड ने मुझे आकर बताया कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। उस समय मेरी सास और ननद अपने अपने काम में बिजी थीं। ये देखकर मैं दंग रह गई कि मुझसे मिलने के लिए जीत आया था, जिसे आज मैंने 2 साल बाद देखा था। उसे न जाने कैसे मेरी ससुराल का एड्रेस मिल गया था। वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई थी। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। वह मुझे देखकर समझ गया होगा कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। वह मुझे देखकर कहने लगा कि यह सब कैसे हुआ रचना। अभी मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी ही देर में पीछे से मेरी सास की आवाज़ आई कि कहाँ मर गई। खाना क्या तेरा बाप आकर बनाएगा? जल्दी किचन में आ। मैंने पीछे पलटकर देखा। मैं जीत के सामने शर्मिंदा हो रही थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। यह कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और मैं घर के अंदर आकर बहुत रोई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे पति की मौत पर तो मेरे भैया भाभी आए थे, लेकिन उसके बाद फिर से उन लोगों को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। मैं अपनी किस्मत को बहुत रोती थी। एक दिन मैं किचन में पूरियां तल रही थी, जब अचानक घबराहट की वजह से मेरे हाथों पर पूरियों का तेल गिर गया था और मेरे हाथ जल गए। मेरी बेटी भी किचन के फर्श पर बैठी हुई बहुत रो रही थी। मेरी सास से मेरी नंद कहती थी कि भाभी को इस घर से निकाल दो, अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। ये औरत हमारे घर में रहने लायक नहीं है। हमारा एक अलग ही स्टैंडर्ड है। मेरी सास कहने लगी कि इसे तो कभी मैंने भी अपनी बहू नहीं माना, मगर ये हमें अब फ्री की नौकरानी मिल गई है और फिर इसके पास हमारे बेटे की आखिरी निशानी भी तो है। बस इसी वजह से उन्होंने मुझे इस घर में रखा हुआ था। मैं अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रही थी। हाथों में तेज जलन होने की वजह से मैं उसे ठीक से गोद में नहीं ले पा रही थी। उस दिन घर में कोई भी नहीं था। मेरी सास और नंद शॉपिंग पर गई हुई थी। मेरे ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, जब अचानक वॉचमैन ने मुझे आकर बताया कि आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं बहुत खुश थी। झट से मैंने अपनी बेटी को कोहनी के सहारे से गोद में लिया था और फिर उसके बाद मैं किचन से निकलकर भागती हुई अपने घर के दरवाजे पर गई तो भैया को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुई थी। उनके गले से लगकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। भैया समझ रहे थे कि मैं अपने पति की मौत के सदमे की वजह से उनसे लिपट कर इतना रो रही हूँ, बल्कि वो यह नहीं जानते थे कि मैं यहाँ रहते हुए किस तकलीफ से गुजर रही थी। भैया ने मुझे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने अपना यह कैसा हाल बना लिया। उन्होंने मेरी बेटी को भी अपनी गोद में ले लिया था, लेकिन जब उन्होंने मेरे जले हुए हाथ देखे तो वह बहुत परेशान हो गए। मुझे डांटने लगे कि ये हाथ कैसे जले, बताओ तुम क्या कर रही थी। फिर मैंने भैया को बता दिया कि खाना बनाते समय हाथ जल गया। भैया चिल्लाने लगे, क्या घर में नौकर नहीं है? तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? इतनी ही देर में मेरी सास आ गई थी। उन्होंने मेरे भैया से कहा कि आखिर भाई बहन में क्या बातें हो रही हैं। भैया को मेरे हाथ देखकर पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरी सास से कहा कि मेरी बहन की यह कैसी हालत हो रही है, आपके घर के नौकर कहाँ हैं? जब मेरी सास कहने लगी कि हमने नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया, भैया कहने लगे, तो फिर क्या आप सारा घर का काम मेरी बहन से ही करवाती हो? तो मेरी सास कहने लगी, घर की बहू है, घर के काम ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मेरी सास की यह बात सुनकर भैया को बहुत गुस्सा आया था और वह मुझसे कहने लगे कि चलो रचना यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मगर मेरी सास उनसे इनकार कर रही थी कि मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी।
मेरे भैया कहने लगे कि इसकी यहाँ रहते हुए कंडीशन बहुत बुरी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे मेरी बहन को इसलिए नहीं मिलने देते। मैंने सोचा था कि आप लोग बड़े लोग हो, मेरी बहन आप लोगों के साथ बिजी रहती होगी। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन को यहाँ पर नौकरानी बनाकर रखा जाता है। भैया को मेरी हालत देखकर बहुत तकलीफ पहुंची थी, इसलिए वह मेरी सास से लड़ झगड़ कर मुझे अपने साथ ले आए थे। मेरी सास ने पहले तो बहुत हंगामा किया था, मगर फिर अपनी बेटी के समझाने पर वह शांत हो गई थी। उनकी बेटी ने उनसे कहा था कि मम्मी इसको जाने दो। अगर भैया का बेटा होता तो आप उसे यहाँ रख लेती। इसने बेटी को जन्म दिया है, बाद में आपको उसकी शादी भी करनी होगी। बेटा होता तो कोई बात नहीं। यह बात सोचते हुए मेरी सास ने भी मुझे भैया के साथ जाने दिया था, और फिर मैं जब घर आई तो भैया भाभी से लिपट कर बहुत रोई थी। भैया भाभी को मैंने अपने साथ हुए एक एक जुल्म के बारे में बता दिया था। भैया कहने लगे कि तुमने यह सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त क्यों किया, हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। मैंने कहा, भैया मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार आपने मेरी शादी बहुत उम्मीद के साथ की थी। मेरी बात सुनकर भैया की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपने मायके में आई तो अपनी बेटी के साथ बहुत सुकून से रह रही थी, मगर मेरे चेहरे की हंसी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। आखिरकार मेरी जिंदगी में इतना कुछ जो हो गया था। अपने मायके आने के बाद मैंने अपना मोबाइल ऑन कर लिया था। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, जब भाभी ने आकर मुझे बताया कि तुम्हारी एक दोस्त तुमसे मिलने के लिए आई है। मैं भाभी की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बाहर देखने के लिए गई कि आखिर मेरी कौन सी दोस्त आई है, तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि यह न जाने कौन लड़की थी जो खुद को मेरी दोस्त बता रही थी। भाभी कहने लगी कि ये लड़की तुम्हारी शादी के बाद कई बार यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई है। एक बार तो इसने मुझसे तुम्हारा एड्रेस भी लिया था। कह रही थी कि तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं जानती थी। मैं यह बात भाभी को बताने ही वाली थी, जब उस लड़की ने मुझे खामोश रहने का इशारा दिया। न जाने ये लड़की कौन थी। वह कहने लगी कि चलो रचना, हम लोग बैठकर बातें करते हैं। काफी टाइम बाद तुमसे मिली हूं ना, तो तुमसे ढेर सारी बातें करके जाऊंगी। भाभी ने भी कहा कि हाँ, तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं उस लड़की को लेकर अपने साथ अपने कमरे में चली गई थी, जब उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ करना रचना, मैं जीत की बहन हूँ। तुम्हारी शादी के बाद मेरा भाई बहुत टूट कर रह गया था। दरअसल मैं तुम्हारे और जीत के बारे में सब कुछ जानती हूँ। जब तुम्हारी शादी हो गई तो मैं यहाँ कई बार आई थी कि जरूर तुम अपनी शादी के बाद अपने मायके आई होगी। इसलिए मैं तुम्हें अपने भाई के दिल का हाल बताना चाहती थी। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता था, तुम्हें देखकर अपने दिल को तसल्ली पहुंचाना चाहता था, मगर तुम कभी अपने मायके आई ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी भाभी के पास आई थी। मैंने उनसे तुम्हारा मोबाइल नंबर भी मांगा था। उन्होंने बताया कि तुम मोबाइल यूज नहीं करती। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कभी आओगी तो वह मेरी तुमसे मुलाकात करवा देगी, मगर काफी टाइम गुजर गया। तुम नहीं आई तो मैंने एक दिन तुम्हारी भाभी से तुम्हारी ससुराल का एड्रेस लेकर जीत को दे दिया था। जीत सिर्फ एक झलक तुम्हें देखना चाहता था। जीत तुम्हारी ससुराल चला गया। उसने देखा कि तुम विधवा हो गई हो, तो तुम्हारी हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ था। उसने आकर मुझे बताया, और अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि तुम अपने मायके आ गई हो। इसीलिए आज भी तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। देखो रचना, तुम अब विधवा हो चुकी हो। जीत तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वक्त बहुत बदल गया है, लेकिन वह आज भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। तुम्हें उसके जैसा हमसफर नहीं मिल सकता। प्लीज मेरे भाई को निराश मत करो, प्लीज उससे शादी कर लो। जिस तरह तुम अपनी शादी के बाद खुश नहीं थी, उसी तरह वह भी तुम्हारी शादी के समय से बहुत परेशान है। मैंने उस लड़की की बात सुनकर कहा था कि देखो, मुझे तुम्हारे भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी और मेरी मोहब्बत तभी खत्म हो गई थी जब मेरी शादी हुई थी। तुम यहाँ से जा सकती हो। वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, तो अब तो तुम मेरे भाई को अपने दिल में दोबारा से जगह दे सकती हो ना। मेरा भाई तुम्हें इज्जत से एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे भैया हम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे।
मैंने अपनी शादी को बड़ी मुश्किल से निभाने की कोशिश की थी। क्या करूं, मेरे भाग्य में यह सब नहीं था। मैं जानती हूं कि अभी भी मेरे भैया जीत के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो और प्लीज आज के बाद यहाँ पर मत आना। मेरे भैया भाभी को अगर पता चल गया कि शादी से पहले मेरा जीत के साथ अफेयर था, तो उन लोगों को बहुत अफसोस होगा। जब मैंने उसे यह कहा तो वह लड़की बहुत निराश हुई थी और फिर वह वहां से चली गई थी। मैं उसके जाने के बाद जीत को याद करके बहुत रोई थी। मैंने उस लड़की से यह सारी बातें कह तो दी थीं, मगर मेरे दिल में जीत के लिए अभी भी मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसे मजबूरी में छोड़ा था, जबकि मेरा तो बहुत मन करता था कि मैं उसकी हो जाऊं। लेकिन क्या करें, किस्मत में जो लिखा हुआ होता है, हमें उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं इसी तरह रोती रहती थी। दिन ब दिन कमजोर और बीमार होती जा रही थी। जब एक दिन मैंने देखा कि जीत घर के अंदर आ रहा है, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वह मेरे घर के अंदर क्या कर रहा था, और वह अकेला नहीं बल्कि भैया के साथ आ रहा था। भैया, हम दोनों के करीब आए। मुझे ऐसा लगा जैसे जीत ने भैया को मेरे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन भैया ने मेरा हाथ पकड़कर जीत के हाथ में दे दिया था और कहा था कि यह तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने चौंक कर भैया की तरफ देखा तो भैया कहने लगे कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम इस लड़के से प्यार करती थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, न अपनी मोहब्बत के बारे में और न ही अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। अकेले ही सब कुछ सहती रही। तुम्हारी भाभी ने उस दिन जीत की बहन से बातें करते हुए तुम्हें देख लिया था। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं और जब मुझे यह सब कुछ बताया तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बहन को उसकी खुशियां वापस लौटा कर दूंगा। अगर यह लड़का तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए सीरियस है, तो मैं तुम्हें इससे कभी दूर नहीं होने दे सकता। भैया ने मेरी शादी जीत के साथ करवा दी थी। जीत की तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। जीत ने खुशी खुशी मुझे और मेरी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने जीत से जो कुछ भी कहा था, उसके लिए मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी। अब मैं जीत के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। आज इस बात को कई साल गुजर गए। जब भी मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद करती हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचने लगती हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद रोशन सवेरा जरूर आता है। मेरी जिंदगी में देर से ही सही, लेकिन जीत की सच्ची मोहब्बत आ ही गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।